दोस्तों, मैंने एक स्ट्रॉन्गमैन की बुक पढ़ी और उस बुक का नाम था सीक्रेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट। इसमें लगभग 240 पेज हैं और इसके जो राइटर हैं वो बॉब हॉफमैन हैं। जो बॉब हॉफमैन हैं वो अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं और इनको फादर ऑफ अमेरिकन वेट लिफ्टिंग भी माना जाता है। इनको फाउंडर ऑफ यॉर्क बारबेल जो होती है, ये जो एक एक्सरसाइज का जो मेथड है यॉर्क बारबेल, इसके ये फाउंडर हैं। इनके जो भी स्टूडेंट थे जो वो एक्सरसाइज जो किया करते थे वो यॉर्क बारबेल से किया करते थे। और इसमें इन्होंने बुक में जो भी बताया है स्ट्रेंथ से रिलेटेड या फिर जो भी जानकारी जो दी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऑल ओवर लगभग 240 पेज थे इसके और मैंने सारे पेजेस पढ़े और जो भी मुझे इसमें बताने लायक लगा वो मैंने एक अलग से नोट कर लिया है, जिसकी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला चैप्टर ये है कि मैन शुड बी स्ट्रॉन्ग। राइटर कहते हैं कि ताकतवर लोगों की प्रशंसा हर व्यक्ति करता है और व्यक्ति जब उनको देखता है तो फिर ऐसा भी कहता है कि मैं काश इनके जैसा बनूं, इनके जैसा स्ट्रॉन्ग बनूं। अब लुइस सर हैं या फिर लुइस यूनी, जिनको अपोलोन भी कहा जाता है। अपोलोन जो थे वो जाइंट ऑफ फ्रांस माने जाते हैं, यानी कि फ्रांस के जाइंट, और वो सबसे अधिक शक्तिशाली पुरुष थे अपने समय में। राइटर कहते हैं कि उस समय भी शक्तिशाली पुरुष थे, लुइस सायर, लुइस यूनी या फिर यूजीन सैंडो या फिर अलेक्जेंडर जाज या फिर माइटी एटम। उनके अलावा भी वह अपने इस समय में भी देखते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग बनने की तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं। तो जिनकी स्ट्रॉन्ग बनने की जो इच्छा थी उनकी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए इन्होंने यॉर्क बारबेल का जो मेथड है वो अपने स्टूडेंट को दिया और जिससे उनकी काफ़ी अच्छी फिज़िक भी बनी, स्ट्रेंथ भी बनी। आगे देखते हैं कि राइटर क्या कहते हैं अपनी इस बुक में। वह एक एथलीट का उदाहरण देकर कहते हैं कि कैप्टन रॉबर्ट फ्लैश थे। उन्होंने कुछ समय तक हेल्थी फूड खाया और बहुत अच्छी एक्सरसाइज करी और जो उनसे स्ट्रेंथ की जो गुंजाइश की जा सकती थी उन्होंने एक हाथ से लगभग 385 पाउंड का जो वज़न था उसको उठा करके दिखाया था। अब कहते हैं कि जो माइटी एटम थे, जो काफ़ी अधिक शक्तिशाली पुरुष थे, जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किया करते थे, वह कहते हैं कि ताकत के लिए वेट ट्रेनिंग प्लस डाइट लो। यदि आप ताकत हासिल करना चाहते हो तो फिर आपको वेट ट्रेनिंग करनी होगी प्लस डाइट भी लेनी होगी। राइटर कहते हैं कि जो ताकतवर पुरुष है उसको हर कोई चाहता है और उसके जैसा बनना भी चाहता है। वह कहते हैं कि मैंने भी बहुत सारे कंपटीशन खेले और मुझसे कई लोग प्रभावित भी हुए और उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ताकतवर कैसे बना जा सके, इसका क्या मेथड होता है। तो फिर उनको जो भी एक्सरसाइज जो थी बताने लायक लगी, जो उनकी एक्सरसाइज का जो मेथड था वो उन्होंने अपने स्टूडेंट को दिया। अपने समय में उन्होंने लाखों ऐसे एथलीट थे जिनको ताकतवर भी बनाया, अच्छी फिज़िक वाला भी बनाया। जितने भी एथलीट या फिर नॉर्मल जो पर्सन होते थे वो बॉब हॉफमैन से मिला करते थे, तो फिर उनका एक ही सवाल होता था कि ताकतवर कैसे बने, और जितना छोटा यह सवाल था उसका जवाब देना उतना ही बड़ा था। इसलिए इस बड़े जवाब को लिखने के लिए उन्होंने यह बुक लिखी और बुक में उन्होंने सब कुछ डिटेल में लिखा। और इसमें मेन रूप से उन्होंने यॉर्क बारबेल की जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज से जिन एथलीटों को बेनिफिट मिला और जो मेथड था उसको उन्होंने यहाँ पर रिवील किया है। वह कहते हैं कि जो एक चैप्टर था कैन स्ट्रेंथ बी एक्वायर्ड, वह कहते हैं कि चैन से बंधा हुआ एक जो बुलडॉग है वह स्ट्रॉन्ग है। उसने कोई एक्सरसाइज नहीं करी है लेकिन फिर भी वह स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यह जो ताकत है यह उसको बाय बर्थ मिली है, यानी कि जन्म से ही उसके पास यह ताकत है। इसके अलावा वह कहते हैं कि
ड्राफ्ट हॉर्स है जो गाड़ी खींचते हैं, वह कहते हैं कि ये जो ड्राफ्ट हॉर्स हैं इनके पास पहले से ही अपनी वंशानुगत ताकत है। इनके पास ऐसी एबिलिटी शुरू से ही दी गई है, बाय नेचर कह सकते हैं कि यह शुरू से ही शक्तिशाली हैं और इनका जो काम है वह भारी सामान को खींचना, गाड़ी को खींचना इसमें इंक्लूड है। क्योंकि पहले के समय में जो थी वह इलेक्ट्रिकल बाइक या फिर गाड़ियाँ नहीं थी, तो फिर वहाँ पर जो रथ होते थे या फिर जो भी जी वैगन टाइप जो गाड़ियाँ होती थी उसमें ड्राफ्ट हॉर्स ही लगाए जाते थे और वह उस काम को किया करते थे। तो फिर यह उनकी ये जो ताकत है यह अर्जित नहीं की गई है, बल्कि यह इनहेरिटेड है, यानी कि उनको विरासत में प्राप्त है। इसके अलावा वह कहते हैं कि जो रेसिंग हॉर्स वाले जो घोड़े होते हैं उन्होंने एक्सरसाइज भी करी है और ट्रेनिंग भी ली है, और यह इसी का ही नतीजा है कि वह इतने तेज होते हैं और जिनको हम रेस में दौड़ते हुए भी देखते हैं। तो राइटर जो है वह एक तरीके से हमको इंडिकेशन देना चाहते हैं कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं या फिर कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके पास जो ताकत है वह उनको विरासत में प्राप्त होती है, लेकिन कुछ जो ताकतवर जो जानवर हैं उनके पास जो ताकत है वह एक्सरसाइज का नतीजा है और जो वह फूड खाते हैं उसका नतीजा है। लुईस सायर, जिनका वज़न लगभग 400 पाउंड था, वह स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड माने जाते हैं। वह कहते हैं कि उनके पिता जो थे वह एवरेज साइज़ के थे। अब पिता एवरेज साइज़ के थे तो फिर ऐसा नहीं है कि जो उनका पुत्र था यानी जो लुईस सायर थे वह भी एवरेज साइज़ के हों। वह एवरेज साइज़ के नहीं थे, उनका वज़न लगभग 400 पाउंड था अपने जीवन के अंतिम समय पर, लेकिन उनकी जो माँ थी वह काफ़ी विशाल थी। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमको ऐसा देखने को मिलता है कि ताकत का जो मतलब है या फिर ताकत का जो प्राप्त होने की जो एक एबिलिटी है वह कहीं ना कहीं अपने वंश से भी रिलेट करती है और कहीं ना कहीं बिना वंश के भी ताकतवर व्यक्ति पैदा हो सकता है। लुईस सायर का ही उदाहरण देखिए, उनके पिता एवरेज साइज़ के थे लेकिन माँ उनकी काफ़ी विशाल थी, इसलिए हो सकता है कि माँ की कुछ क्वालिटीज़ जो थी वह लुईस सायर में थी और ऐसा कह सकते हैं कि लुईस सायर जो थे वह ताकतवर पुरुष थे, या उनको जो ताकत जो थी वह उनको विरासत में प्राप्त थी। अब उनकी जो पत्नी थी लुईस सायर की, मैडम सायर, उनका वज़न बहुत कम था, लगभग 100 पाउंड। तो फिर ऐसा भी नहीं है कि जो ताकतवर पुरुष हो और उससे जो पैदा होने वाली जो संतान हो वह भी ताकतवर भी हो। यह एक इस तरीके का क्वेश्चन है और इसका सवाल का जवाब ये है कि कमज़ोर एथलीट भी हो सकता है और ताकतवर एथलीट भी हो सकता है। किसी में ताकत कम पैदा होती है, किसी में ताकत शुरू से ही ज़्यादा पैदा होती है। अब लुईस यूनी यानी कि अपोलोन, इनका जो वज़न था लगभग 300 पाउंड था। इनकी शादी हुई मैडम यूनी से और जो लगभग 100 पाउंड के आसपास की थी, जिनका वज़न 100 पाउंड नहीं 100 किलो के आसपास था। तो यह भी एक उदाहरण है कि ज़रूरी नहीं है कि जो ताकतवर पुरुष है वह किसी ऐसे ही महिला से विवाह करे जो अधिक शक्तिशाली हो या फिर जो उसके कद काठी की हो। राइटर कहते हैं ताकतवर पुरुषों को पैदा करने की कोई होड़ नहीं है, लेकिन कहना मुश्किल है कि ताकत वंश के रूप में विरासत में मिली हो। राइटर आगे कहते हैं कि भारत में जो ताकतवर पहलवान जो हैं वह ताकतवर पहलवानों की बेटियों के विवाह की ही अनुमति देते हैं। यानी कि राइटर ऐसा कहना चाहते हैं कि भारत में पहले के समय में जो पहलवानी वर्ग था और यदि किसी का बेटा पहलवान है तो फिर वह अपने बेटे की शादी किसी पहलवान की बेटी से ही करता था, ताकि उनके बीच जो ताकत का जो तालमेल है और उनसे जो पैदा होने वाली जो संतान है वह भी उनके गुणों के ही अनुकूल हो। और यदि पिता यदि शक्तिशाली है और उसकी जो पत्नी है वह भी ऐसे बैकग्राउंड से रिलेट करती है जो एक शक्तिशाली पिता की पुत्री हो, तो फिर ऐसी अधिक संभावना है कि उत्पन्न होने वाली जो संतान है वह भी शक्तिशाली हो। अब जैसे कि जॉन ग्रिमेक थे, डेव मेजर थे, डिक बैचलेट थे और टोनी टरलाज़ो थे और टोनी टरपॉक थे,
या फिर जॉनी वाइसमिथ थे, यह सभी जो थे इन्होंने ताकत जो थी वह हासिल करी थी और ना कि यह वंशानुगत थी। इन्होंने अपनी मेहनत से जो थी वह ताकत हासिल करी। राइटर कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है वह ताकत भी देगी और आपके शरीर में एक अच्छा खासा परिवर्तन भी लाएगी। एक चैप्टर है इनहेरिटेड फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि विरासत में जो ताकत प्राप्त हुई है। तो विरासत में जो ताकत प्राप्त हुई है इसमें वह सबसे पहले लुईस सायर का नाम लेते हैं। वह कहते हैं कि उनका शरीर, उनकी हड्डियाँ, उनका जो मसल मास था वह एक शक्तिशाली माता की देन है, क्योंकि उनकी जो माँ थी वह काफ़ी विशाल थी। तो राइटर का ऐसा कहना है कि जो लुईस सायर के पास जो विरासत में जो ताकत जो प्राप्त हुई वह उनकी माँ की देन है। अब वह कहते हैं जो हॉरेस बैरे थे वह भी अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन उनका शायद कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जिसमें ऐसा कह सकें कि माता शक्तिशाली थी या फिर पिता शक्तिशाली थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सरसाइज करके लुईस सायर के साथ उन्होंने इतनी ताकत अर्जित करी कि वह एक 1270 पाउंड के बारवल को अपने कंधे पर लेकर के चल सकते थे। राइटर कहते हैं कि उन्हें जो ताकत है वह विरासत में प्राप्त नहीं हुई है, उन्होंने इसको हासिल किया है और इसके लिए उन्होंने इंटेंसिव एफर्ट भी डाले हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करी है। इन दो चीज़ों की बदौलत राइटर ने जो भी ताकत हासिल करी है वह बताते हैं। अब इनहेरिटेड स्ट्रेंथ में जिनको ताकत विरासत में प्राप्त हुई है उसमें नाम है हेनरी स्टेनबॉर्न, आर्थर सैक्सन, लुईस सायर, लुईस यूनी यानी कि अपोलोन और जॉर्ज हैकेस्मिंट और जोसेफ मेंगर। इनका जो ताकत थी यह उनको विरासत में तो प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने उस ताकत को लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने उस ताकत को बढ़ाने के लिए इंटेंसिव एक्सरसाइज करी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करी और जो ओवरलोडेड जो एक्सरसाइज होती है उसको भी उन्होंने करा, तब जाकर के उनके भीतर अतुलित ताकत आई। आर्थर सैक्सन और जॉर्ज हैकेस्मिट जो हैं वह कहते हैं कि वह बचपन में अपने दोस्तों से ज़्यादा ताकतवर थे। वह अपनी तुलना दोस्तों से करते हैं और वह ऐसा फील करते हैं कि वह अपने दोस्तों से ज़्यादा ताकतवर थे। जो लुईस सायर थे वह भी 15 की उम्र में 2 ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्गमैन के बराबर जितने ताकतवर थे। हमने लुईस सायर की जो बुक पढ़ी थी उसके ऊपर जो पूरी सीरीज़ बनाई थी उसमें भी हमने देखा है कि वह बचपन में 15 साल 16 साल की आयु में काफ़ी शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक बहुत भारी पत्थर भी उठाया था और एक जो वैगन जो मिट्टी में जो फंसी हुई थी उसको भी उन्होंने अपने ताकत के दम पर ही बाहर निकाला था। लुईस यूनी यानी कि अपोलोन वह भी जब यूथ थे तो प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गमैन थे, लेकिन व्यायाम ने उन्हें और ज़्यादा ताकतवर बना दिया। अब वो यूजीन सैंडो थे, उन्होंने अपने समय में काफ़ी ताकत अर्जित करी और लोग भी उनसे ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन उनकी जो फिज़िक थी वह काफ़ी अच्छी थी। यूजीन सैंडो के अलावा उस समय भी ऐसे काफ़ी शक्तिशाली पुरुष थे जो यूजीन सैंडो से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन यूजीन सैंडो की जो फिज़िक थी और उनकी जो मसल कंट्रोल करने की जो एबिलिटी थी वह औरों की तुलना में बहुत अच्छी थी। बहुत या फिर कह सकते हैं कि लगभग ना के बराबर ऐसे स्ट्रॉन्गमैन थे जो यूजीन सैंडो की तरह मसल कंट्रोल कर सकें या फिर पोजिंग दिखा सकें। सैंडो कहते हैं वह हमेशा से ऐसे नहीं थे, यानी कि वह शुरू से ही शक्तिशाली नहीं थे। वह कहते हैं कि बारबल और डंबल ने उनकी ताकत में बढ़ोतरी करी है। हम जानते हैं कि यूजीन सैंडो ने जो लाइट वेट जो डंबल का जो सिस्टम तैयार किया था इसी से उन्होंने अतुलित ताकत हासिल करी। इसके अलावा जो बारबल की जो एक्सरसाइज किया करते थे इससे भी उन्होंने काफ़ी ताकत हासिल करी। अब जैसे कि किनीथ टेरिल हैं या फिर बॉबी पेंडोर हैं या फिर एंथोन माइटसिक हैं, वह कहते हैं कि इन सभी ने ताकत जो है वह व्यायाम से हासिल करी है। अब थॉमस इंच हो गए, इन्होंने अपने शरीर को शक्तिशाली बनाया लेकिन लाइट वेट से अपने शरीर को हैवी वेट बनाया, यानी कि कमज़ोर शरीर से उन्होंने ताकतवर शरीर बनाया डंबल की सहायता से। अब रोनाल्ड वॉकर हैं,
जो ब्रिटिश चैम्पियन बने और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी बने, इन्होंने भी ताकत व्यायाम से ही हासिल करी। एक चैप्टर है 4 जिसका नाम है बोन साइज इन रिगार्ड टू स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत के संदर्भ में जो हड्डी का जो व्यास है या फिर हड्डी का जो साइज़ है वह कितना मैटर करता है। इसमें राइटर कहते हैं कि कई लोगों का मानना है कि पतली कलाई और टखने कुलीन वंश का प्रमाण हैं, जबकि भारी टखने, कलाई और हड्डियां इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वज किसान थे या कम से कम मेहनती जीवन जीते थे। वह आगे कहते हैं कि यदि आपको बड़े टखने और कलाई, बड़ी हड्डियां और चौड़े कंधे विरासत में मिले हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपके निकट के कुछ पूर्वजों ने, पिछली पीढ़ियों ने कड़ी मेहनत की है। चैप्टर 5 टेंडन एंड लिगामेंट स्ट्रेंथ। राइटर कहते हैं कि लोग मानते हैं कि जो बिग मसल्स है वह अच्छी ताकत का संकेत है, यानी कि जिसकी मांसपेशियां जितनी अधिक बड़ी होंगी उसके भीतर इतनी ही ताकत होगी। लेकिन राइटर कहते हैं कि यह सच नहीं है। हम भी कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं, या फिर जब हमारे पास सीमित बुद्धि थी, हमारे पास खुद की नॉलेज नहीं थी, तो हम भी ऐसा कहते थे कि यह कितना मस्कुलर है, इसके भीतर कितनी अधिक ताकत होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ताकत के बारे में ज़्यादा जानना शुरू कर देते हैं या फिर हम और भी अदर जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमको ऐसा फील होने लगता है, हम ऐसा ऑब्ज़र्व करने लगते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी मांसपेशियां हैं तो फिर उसके पास बहुत अधिक ताकत भी होगी। असली जो ताकत है वह स्ट्रेंथ में और लिगामेंट्स में होती है, और यह बात इस चैप्टर में बताई गई है। राइटर कहते हैं कि मांसपेशियों की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि मांसपेशियां कैसे विकसित हुई हैं। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और यह हमको समझनी भी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि पूरे 240 पेजों में यह जो लिगामेंट और टेंडन वाला जो चैप्टर है यही इम्पॉर्टेंट है और यही स्ट्रेंथ का बेस भी है। इसलिए हमको इस बात को बहुत अच्छे से गौर करना चाहिए और समझना भी चाहिए। इसलिए यहाँ पर राइटर ने जो कहा है वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर उतारा है, जिसको मैं आपको बताऊँगा। राइटर कहते हैं कि यदि मांसपेशियों का बड़ा आकार तनाव विधियों के साथ बार बार किए गए अभ्यासों से प्राप्त हुआ है तो फूला हुआ ऊतक भारी भारी विधियों से बनी असली मांसपेशियों जितना कभी मजबूत नहीं होगा। यहाँ राइटर ये कहना चाहते हैं कि आप दो तरीके से ताकत हासिल कर सकते हो। ताकत हासिल करना दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है एक्सरसाइज करना। तो राइटर कहते हैं कि एक्सरसाइज करते वक्त आप मांसपेशियों को दो तरीके से टारगेट कर सकते हो। यहाँ पहला तरीका बताया गया है कि जब आप रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज करोगे तो इसमें जो फूला हुआ जो ऊतक है वह भारी भारी विधियों से असली मांसपेशियों जितना कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। यानी कि यदि हमने वेट जो है वह कम ले रखा है और उस वेट में हम मैक्सिमम रेपिटेशन लगा रहे हैं, तो फिर इस रेपिटेशन से जो हमारे जो टिश्यू होंगे, जो हमारे मसल्स के अंदर जो ऊतक हैं वह फूल जाएंगे। हम कहते हैं ना कि फूली हुई मांसपेशियाँ, यह इस चीज़ का प्रमाण है कि आपने जो रेपिटेशन वाली जो एक्सरसाइज करी है, इस एक्सरसाइज की वजह से आपकी जो फूली हुई जो ऊतक हैं, जो फूली हुई जो मांसपेशियाँ हैं, वह उतनी शक्तिशाली कभी नहीं बन पाएंगी जितनी शक्तिशाली भारी वजन को उठा करके जो स्ट्रेंथ प्राप्त होती है वैसी स्ट्रेंथ हासिल नहीं हो पाएगी। आगे राइटर कहते हैं कि ऐसी मांसपेशियाँ जो देखने में अच्छी लगती हैं वह बार बार किए गए अभ्यासों और लगातार खिंचाव या तनाव का परिणाम होती है। यहाँ पर वह साफ कहते हैं कि जो फूली हुई मांसपेशियाँ हैं वह इस बात का प्रमाण है कि आपने जो रेपिटेशन वाले एक्सरसाइज करे हैं इस वजह से, या फिर जो बार बार जो उनमें जो खिंचाव आया है यह उस एक्सरसाइज का परिणाम है। आगे कहते हैं कि हालांकि ऐसे अभ्यास ऊतकों को फुलाते हैं और उनका आकार बढ़ाते हैं, यानी कि जो रेपिटेशन वाली जो एक्सरसाइज है वह मसल टिश्यू को
फुलाती है और उनका साइज़ बढ़ाती है, लेकिन परिणामी मांसपेशियाँ खुरदरी संरचना की होती हैं जो कभी भी विशेष रूप से मजबूत नहीं होती हैं। लेकिन रेपिटेशन करने से हमको जो परिणाम में जो मसल्स जो प्राप्त होती है वह खुरदरी संरचना की होती है, जिस वजह से हम वह स्ट्रेंथ हासिल कर ही नहीं सकते हैं जो हम एक दूसरे मेथड वाली एक्सरसाइज को करने से हासिल कर सकते हैं। यानी कि उनके जो स्टूडेंट थे वह अपने स्टूडेंट में यह बात डालना चाहते थे कि यदि आप रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपकी मसल फाइबर हैं वह फूल जाएंगे और वह काफ़ी बड़े आकार के लगेंगे, लेकिन उनके भीतर वैसी ताकत नहीं होगी जो एक स्ट्रॉन्गमैन में होती है। या फिर जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे या फिर जब आप वेट लिफ्टिंग करोगे तो फिर वहाँ पर क्लीन और जो जर्क के जो स्टेप होते हैं उन स्टेप में यदि आपके लिगामेंट और टेंडन शक्तिशाली नहीं हुए तो फिर आप वहाँ पर हार जाओगे, आप उस वज़न को नहीं उठा पाओगे। राइटर एक बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि रेपिटेशन वाली जो एक्सरसाइज है वह एक लोहे जैसी है, यानी कि रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज करने से आपकी जो मसल फाइबर है वह लोहे की तरह शक्तिशाली बनेगी, लेकिन जो नॉन रेपिटेशन करने वाली जो एक्सरसाइज है वह आपको स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। स्ट्रॉन्ग दोनों ही बनाएंगी, लेकिन एक आपको लोहे जैसा शक्तिशाली बनाएगी और दूसरा आपको स्टील जैसा शक्तिशाली बनाएगी। और यदि हम इन दोनों का कंपैरिजन करके देखें तो फिर स्टील जो है वह लोहे से अधिक शक्तिशाली होती है। डेवलपमेंट दोनों एक्सरसाइज से होगा, रेपिटेशन वाली से भी, नॉन रेपिटेशन वाली से भी, लेकिन जो नॉन रेपिटेशन वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आपकी जो डेवलपमेंट होगी वह स्टील जैसी शक्तिशाली होगी। आगे राइटर कहते हैं कि फूली हुई मांसपेशियों के खुरदरे ऊतक उसे बेहतर गुणवत्ता वाली अधिक बलपूर्वक संकुचित नहीं होने देती है और इस शक्तिशाली संकुचन के बिना वह उतनी मजबूत नहीं होती है। यानी कि जो रेपिटेशन वाली जो एक्सरसाइज है वह आपको उतना शक्तिशाली नहीं बनवा पाएगी, क्योंकि उसमें फूले हुए ऊतक उसका परिणाम है। और उसमें एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि वहाँ पर आपने एक शक्तिशाली संकुचन नहीं किया है। शक्तिशाली संकुचन का मतलब ये है कि अपने अंदर से ताकत लगा करके मांसपेशी को नहीं फुलाया है, बल्कि आपने रेपिटेशन करके इस मांसपेशी ऊतक को आपने फुलाया है। आगे राइटर कहते हैं, फूले हुए ऊतकों में मांसपेशियों पर कभी भी कोई वास्तविक तनाव नहीं पड़ता है। यानी कि जो मसल फाइबर जो फूल करके बड़े होते हैं उसमें हम कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंशन नहीं डाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टेंशन यानी कि तनाव डालने का मतलब ये है कि हम उसमें एक निरंतर लगने वाली ताकत हम उससे आउटपुट में जनरेट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके बनने का जो तरीका था वह रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज से हुआ है। और हम रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज करके यदि हमने अपनी मांसपेशी फुला ली है, सपोज़ दैट कि हमारा जो बाइसेप्स की जो मांसपेशी है वह रेपिटेशन की एक्सरसाइज करने से काफ़ी फूल गई है। अब हमने हाथ में कोई ऐसी चीज़ ले रखी है और फिर हम सोच रहे हैं कि इसको लगातार 1 मिनट तक ताकत लगाए रखें, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके बेस में क्या था, उसके बेस में ये था कि हमने रेपिटेशन करके उस मांसपेशी जो फाइबर है उसको हमने फुलाया है। तो वहाँ पर वो चीज़ तो हमने यूज़ करी ही नहीं कि हम निरंतर ताकत लगा सकें। जब हम निरंतर ताकत लगा ही नहीं सकते हैं तो फिर हम ऐसा कैसे इमेजिन कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम 1 मिनट तक या फिर 1 मिनट से कम समय तक किसी वस्तु पर निरंतर ताकत लगा सकें। और वही यहाँ पर लेखक भी बता रहे हैं। मांसपेशियों के जोड़ टेंडन मजबूत और कठोर नहीं हो पाते। रेपिटेशन एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इन मांसपेशियों के जो टेंडन्स हैं वह मजबूत और कठोर हो ही नहीं पाते हैं। कारण ये कि आपने रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज करी है और भारी वजन उठाने के प्रयास में उस पर पड़ने वाले भारी तनाव को सहन करने के लिए हड्डी को पर्याप्त बल से पकड़ नहीं पाते हैं। वह यहाँ पर यही बात कहते हैं कि यदि आपने रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज करी है तो फिर आपके जो टेंडेंस है वह मजबूत नहीं हो पाएंगे
और यदि वह मजबूत नहीं हो पाएंगे तो फिर वह भारी वज़न को 200 किलो 300 किलो को जब आप जर्क करने की कोशिश करोगे तो फिर वहाँ पे जो आपके जो जॉइंट्स और लिगामेंट्स हैं उनके भीतर पर्याप्त टेंशन ना होने की वजह से, उनके भीतर पर्याप्त आंतरिक बल लगाने की ताकत ना होने की वजह से वह उस वेट को सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। अब वह कहते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति 400 पाउंड का वज़न उठा रहा है, लेकिन वहीं एक अधिक फूला हुआ, अधिक मांसपेशियों वाला एक एथलीट है जो 300 पाउंड का वज़न भी नहीं उठा पा रहा है। अब जैसे कि 150 किलो की या फिर 150 पाउंड की क्लीन एंड जर्क लगा रहा है, वहीं एक बिग मसल्स वाला व्यक्ति जो है वह 90 किलो की भी जर्क नहीं लगा पा रहा है। तो फिर जो बड़ी मांसपेशियों वाला जो व्यक्ति है वह यही सोचेगा कि मुझसे जो वेट में और मसल साइज़ में कम है वह अच्छी तरीके से क्लीन एंड जर्क कर पा रहा है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वह यही सोचेगा कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी और मेरे पास कौशल नहीं है। लेकिन मेन वजह यह है कि जो बिग मसल्स वाला जो व्यक्ति है उसने जो प्रैक्टिस करी है उसमें उसने रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज करी है, जिस वजह से उसके जो जोड़ और टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं वह ताकतवर बन ही नहीं पाए हैं। इसलिए जिस व्यक्ति की मसल फाइबर कम है लेकिन वह क्लीन एंड जर्क अच्छी तरीके से कर पा रहा है, इसकी वजह यही है कि उसने जो एक्सरसाइज करी है वह टेंडन्स और लिगामेंट्स को शक्तिशाली बनाने वाली करी है। उसने एक्सरसाइज ऐसी नहीं करी है कि जिससे उसके मसल फाइबर फूले हों लेकिन उनके भीतर ताकत ही ना हो। आगे राइटर कहते हैं स्नायु बंधन और जोड़ों के काम। लगभग सभी मांसपेशियां, विशेष रूप से हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियों के सिरों पर 2 टेंडन होते हैं। वह टेंडन हड्डियों को पकड़ने का काम करते हैं जिससे मसल अपनी ताकत लगा पाती है। टेंडन के चारों ओर संयोजी ऊतक की एक नाजुक परत होती है जिसमें पोषण के लिए रक्त, क्षतिग्रस्त मृत जर्जर कोशिकाएं, ऊतकों और तंत्रिकाओं को बाहर निकालने के लिए लसिका वाहिकाएं भी होती हैं। जबकि एक बड़ी मांसपेशियों के मध्य भाग में कुछ मांसपेशी तंतु ऐसे होते हैं जो कभी टेंडन तक नहीं पहुंचते। टेंडन का प्रत्येक तंतु किसी न किसी मांसपेशी तंतु से जुड़ा होता है। अत्यधिक दबाव में सिकोड़ने और अत्यधिक बल लगाने की क्षमता ही मांसपेशी का मूल्य है। यहाँ पर उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। वह कहते हैं कि अत्यधिक दबाव में सिकुड़ने और अत्यधिक बल लगाने की क्षमता ही मांसपेशियों का मूल्य है। यानी कि जिस मांसपेशी का यूज़ करके आप अधिक से अधिक ताकत लगा पा रहे हो वही मांसपेशी सबसे अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा हम मसल को शक्तिशाली कह ही नहीं सकते हैं। मांसपेशी स्नायुबंधन टेंडन की इस तिकड़ी में मजबूती होने पर ही वेट लिफ्टर बल की कठिन परीक्षा को सफल कर सकता है। आगे राइटर कहते हैं कि मांसपेशियों का आकार तब तक महत्वहीन होता है जब तक कि स्नायुबंधन और टेंडन में पर्याप्त मजबूती ना हो। तो राइटर यहाँ पर भी यही कहते हैं कि मसल साइज यूजलेस है यदि उसके टेंडन्स और लिगामेंट में असली ताकत ही ना हो। आगे वे फिर कहते हैं कि अत्यधिक बल लगाने की क्षमता ही मांसपेशी का मुख्य मूल्य है। लिगामेंट की मजबूती मापने का एक तरीका है, जैसे कि उंगलियों के जोड़ों से यदि आप डेड वेट लिफ्ट करते हो, यानी कि सिर्फ उंगलियों से ही आप किसी भारी वज़न को उठाने का प्रयास करते हो और यदि आप उसको उठा लेते हो तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपके लिगामेंट्स जो हैं वह शक्तिशाली हैं। दूसरा तरीका ये है कि ओवरहेड प्रेस करते वक्त जब वज़न धीरे धीरे नीचे आता है तो फिर यदि आप उस वज़न को धीरे धीरे बैलेंस करके नीचे ला सकते हो तो फिर यह इस बात का प्रमाण है कि आपके लिगामेंट्स शक्तिशाली हैं। यदि आपने ओवरहेड प्रेस करा और जो वज़न जो है वह आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है और आप एकदम झटके से उस वज़न को नीचे पटक रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके लिगामेंट्स इतने शक्तिशाली हैं ही नहीं कि वे उस वेट को धीरे धीरे नीचे लाएं और उसको सपोर्टिव स्ट्रेंथ दे सकें। एक ओलंपिक हैवीवेट
वेटलिफ्टर चैंपियन थे जिनका नाम स्टेंको था। उन्होंने 408 पाउंड को हाथ की लंबाई तक उठाया था। इसके अलावा ग्रेगरी जॉर्ज थे, उन्होंने 360 पाउंड का जो भारी वज़न था उसको 3 बार कंधों से ऊपर उठा करके दिखाया था। यह ऐसे स्ट्रॉन्गमैन थे जिनके टेंडन्स और लिगामेंट्स काफ़ी अधिक शक्तिशाली थे। पुराने समय के ऐसे काफ़ी पहलवान थे जिनके लिगामेंट्स काफ़ी शक्तिशाली थे। पहला नाम हरमन गॉर्नर का आता है, दूसरा नाम सेक्शन, मैक्सिक, स्टैनबॉर्न, एडवर्ड एस्टन और हैकेनस्मिथ। पुराने समय में वॉरेन लिंकन ट्रेविस सबसे ऊपर थे। 2 उंगलियों से उन्होंने 830 पाउंड वज़न उठाया था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और यह इसी बात का प्रमाण था कि उनकी टेंडन्स और लिगामेंट्स जो थी वह अधिक शक्तिशाली थे। टेंडन्स और लिगामेंट्स को शक्तिशाली करने के लिए राइटर कहते हैं कि भारी वज़न उठाओ और कभी कभी डेडलिफ्ट भी करो। भारी वज़न उठाने से आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं उन पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। राइटर कहते हैं कि एक ट्रेंड एथलीट भले ही वह साइज़ में छोटा है, लेकिन वह उस बड़े साइज़ के एथलीट से काफ़ी अच्छा है जो अनट्रेंड है, जिसने अपने आप को ट्रेंड ही नहीं किया है। स्मॉल साइज़ के एथलीट ने अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं और ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो एक बड़े साइज़ के एथलीट ने भी नहीं बना पाए हैं। यहाँ पर राइटर जो है वह काफ़ी उदाहरण देते हैं, जैसे कि जो रेसलर होते हैं उनके पास रेसलरों के भी काफ़ी उदाहरण थे जो जिनका साइज़ तो कम था, और जो बड़े साइज़ के जो रेसलर थे वह उनसे अच्छी क्वालिटी की स्ट्रेंथ रखते थे। इसी तरीके से बॉक्सिंग में जो स्मॉल साइज़ के जो बॉक्सर थे और जो बड़े साइज़ के बॉक्सर थे, वहाँ पर इन्होंने इसका कंपैरिजन किया है। इसी तरीके से और भी वहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। यह जो बातें जो थी, यह एथलीट के ऊपर, जो रेसलर के जो एथलीट हैं, यह चैप्टर 6 था, जिसका नाम ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ साइज़ एंड वेट। वह कहते हैं कि 150 पाउंड के सैंडो का शरीर शक्तिशाली था। दुनिया उनकी ताकत के लिए कम और बॉडी पोजिंग के लिए ज़्यादा जानी जाती है। सैंडो के पास ताकत अच्छी थी, लेकिन दुनिया जो उनको देखती है वह ताकत के नज़रिए से कम, बल्कि उनकी मसल कंट्रोल और पोजिंग की एबिलिटी के नज़रिए से ज़्यादा दिखती है। राइटर कहते हैं कि उनकी फ़िज़िक अद्भुत थी। किसी और के पास, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके पास सैंडो जैसी फ़िज़िक थी। अगर किसी के पास सैंडो जैसी फ़िज़िक थी भी तो भी वह यूजीन सैंडो जैसी मसल कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उस समय साइक्लॉप्स भी थे, वाशिंगटन इरविन भी थे, अपोलोन भी थे, लुइस सायर भी थे। यह काफ़ी ताकतवर थे, लेकिन सैंडो जैसी फ़िज़िक इनके पास नहीं थी। सैंडो जो थे उनकी फ़िज़िक बॉबी पेंडोर जैसी थी। उनका जो शरीर था वह लगभग एक जैसा ही था, लेकिन जो बॉबी पेंडोर जो थे वह सैंडो की तरह मसल कंट्रोल और पोजिंग नहीं कर सकते थे। राइटर कहते हैं कि जॉन ग्रिमेक की तुलना सैंडो से की जा सकती है, और ऐसा कह सकते हैं कि किसका शरीर अधिक सुदृढ़ और शक्तिशाली था। तो राइटर की नज़रों में ग्रिमेक जो थे वह ज़्यादा मजबूत हैं सैंडो से। राइटर की अकॉर्डिंग ग्रिमेक भार उठाने और शक्ति प्रदर्शन से ज़्यादा शरीर के विकास पर ध्यान देते थे। कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं जॉन ग्रिमेक ने, और उन्होंने 125 पाउंड का वन हैंड का जर्क भी करा था, और दूसरे हाथ से 110 पाउंड का वज़न भी उन्होंने उठाया था। राइटर के अकॉर्डिंग जो जॉन ग्रिमेक थे वह सैंडो से अधिक शक्तिशाली थे। इस बुक में बहुत अधिक बताने लायक तो नहीं था, लेकिन जो भी बताने लायक था वो मैंने आपको बताया। और अब वो लगभग जो बुक की जो समरी थी वह समाप्त होने वाली है। इसके बाद कोई और जो बुक हो जिसके बारे में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ के बारे में पता चल सके, पहले मैं उसको पढ़ूँगा, फिर उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। जो जिस तरह से मैंने अभी जो वीडियो बनाई है इसी तरीके से। आखिरी के कुछ शब्द हैं वह इस तरीके से हैं कि
एक कहावत भी है जो इस तरीके से है कि शरीर को सुडौल बनाने के लिए अभ्यास करो, ताकत अपने आप आ जाएगी। भारी वजन उठाने से अच्छा शरीर बना है, ऐसा राइटर का भी कहना है और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है अपने स्टूडेंट के ऊपर। न्यूयॉर्क शहर के स्तंभाकार ने ग्रिमेक के बारे में लिखते हुए कहा है कि उन्हें हर दिन घंटों प्रशिक्षण में बिताने पड़ते हैं। उन्हें जल्दी सोना पड़ता है, 10-12 घंटे की नींद लेनी पड़ती है, अपने आहार का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और मसल के निर्माण के लिए एक ऐसा जीवन जीना पड़ता है जिससे वह किसी भी प्रकार के सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। यानी कि एंड में जो एक राइटर हैं वह जॉन ग्रिमेक के बारे में ऐसा कहते हुए लिखते हैं कि एक एथलीट का जीवन उतना आसान नहीं होता है जितना हमको देखने पे लगता है। उनकी जो एक्सरसाइज है जिसमें वह बहुत अधिक मेहनत करते हैं, इसके अलावा उन्हें अपनी डाइट का भी प्रॉपर ध्यान देना होता है और इसके अलावा ज़िंदगी के ऐसे कुछ सुख या फिर इवेंट होते हैं जिससे उन्हें बच के रहना पड़ता है ताकि उनकी जो फिज़िक है और उनका जो एथलेटिक जीवन जो है वह एक अच्छी तरह बैलेंसिंग लाइफ में बना रहे। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो बुक थी, इसकी पूरा पढ़ने के बाद इसकी जो भी समरी जो थी, जो मुझे आपको बताने लायक लगी, वो मैंने आपको बताई। और अकॉर्डिंग टू मी इस बुक में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वह टेंडेंस और लिगामेंट्स का था। कहीं ना कहीं बॉब हॉफमैन भी यही कहते हैं कि यदि हम ताकत हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमको जो रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज है यह छोड़नी होगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं इसको कम करना होगा। इसके अलावा जो मेन तरीके से जो ताकत हासिल करने का जो तरीका है उसको हम ऑब्ज़र्व करें और उसको हम एक्सेप्ट भी करें। और मेन ताकत हासिल करने का जो तरीका है वह यही है कि हम अपने मांसपेशियों को इस तरीके से डेवलप करें कि उसमें हम अधिक से अधिक ताकत लगाने की क्षमता विकसित कर सकें। और इसके लिए हमें जो राममूर्ति व्यायाम है उसके जो दंड और बैठक हैं उसको हमें करना चाहिए। इसके बारे में मैंने अभी सीरीज़ बनाई है, आप चाहें तो राममूर्ति व्यायाम जो है उसके ऊपर आप जो वीडियो बनी हुई है उसको देख सकते हैं। और जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वह ताकत का मूल है, उससे हमें ताकत हासिल होगी। बस ये है कि जो हमने जो रूटीन जो रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज में बना रखा है उस रूटीन को हमें हटाना होगा और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का जो रूटीन है उसको अपनाना होगा। इसी तरीके से वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और हम कुछ समय बाद मिलेंगे जब मैं कोई और बुक पढ़ लूँगा। उसकी समरी जब तैयार हो जाएगी तो फिर मैं दोबारा एक नई वीडियो लेकर आऊँगा।